नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय जो दिया गया है उसकी प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड्स आर्टिकल 19 एम्बिट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अनुसार हमारा जो अनुच्छेद 19 है संविधान का, उसको एक तरह से विस्तारित कर दिया गया है। यानी उसका जो प्रभाव है वो अब ज्यादा विस्तारित रूप में रहेगा और कहीं ना कहीं इससे अलग अलग प्रकार के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। खास तौर से अगर हम व्यक्तिगत रूप में बात करें तो हम और आपके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं विस्तारित हो चुके हैं और साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम निर्णय की बात करें तो 4-1 के बहुमत से यह निर्णय आया है और इसी मंगलवार को यह निर्णय हुआ है। तो संविधान पीठ का ये जो निर्णय आया है उसमें यह कहा गया है कि अगर हम प्रमुख रूप से अनुच्छेद 19 की बात करें, साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, तो ये एक तरह से मौलिक अधिकार है जो राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। देखिए, सामान्य तौर पर होता यह है कि अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ साथ किसी भी तरह के संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर एकत्र होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी आसानी से स्वतंत्र रूप में आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह के व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, तो ये सब हमें अनुच्छेद 19(1) में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है। और इसी के साथ साथ देखें अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर की, या हम बात करते हैं किसी मित्र देश के साथ संबंधों की, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हितों की, या हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर की, तो इस आधार पर अनुच्छेद 19(1) में जो प्रमुख रूप से हमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उन पर कुछ रोक लग सकती है। तो यहाँ पर हमें यह अधिकार प्रमुख रूप से राज्य के खिलाफ, यानी एक तरह से केंद्र सरकार आप कह सकते हैं, राज्य सरकार कह सकते हैं, या कोई भी एक तरह से कह सकते हैं प्रशासन की इकाई है, उसके विरुद्ध मिलता है। लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ हमको ये एक तरह से प्राप्त नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का मान लीजिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, अब इस कार्यक्रम के आयोजन में मान लीजिए उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जिनके पास टिकट है, और मान लीजिए आप इसका विरोध करें कि नहीं, इसमें इस तरह के नियम नहीं लागू किए गए, कुछ लोगों को बिना टिकट के प्रवेश दिया गया। तो मान लीजिए जिस व्यक्ति ने कार्यक्रम किया था उसने अपने परिवार को लोगों को बिना टिकट के वहां पर अनुमति दे दिया। तो अब एक तरह से जो स्थिति बन रही है उसमें आप एक तरह से इसे मूल अधिकार के उल्लंघन के साथ में जोड़ पाएंगे। यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ भी अगर किसी भी तरह से मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थितियां बनती हैं, अगर हम अनुच्छेद 19 और 21 की बात करें, तो हम एक तरह से उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो अभी तक अनुच्छेद 19 की प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो हम केवल राज्य के साथ में इसको लेकर विवाद की स्थितियों में जा रहे थे। राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार के तंत्र के साथ की हम बात कर रहे हैं। अब ये अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एकल व्यक्ति के लिए भी लागू कर दिया गया है। तो इसने एक तरह से अनुच्छेद 19 के प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं तो उसके कार्य क्षेत्र को विस्तारित कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अदालत के सामने प्रमुख रूप से मुद्दा ये था कि अनुच्छेद 19 साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जब दावा किया जाता है तो राज्य के अलावा अन्य कौन से भाग हैं जिनके खिलाफ इन अधिकारों को एक तरह से प्राप्त करने की स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अनुच्छेद 19(2) में जो बातें कही गई हैं कि जिस आधार पर आप अनुच्छेद 19(1) में दिए गए कोई भी अधिकार है उनके खिलाफ एक तरह से रोक लगा सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी राष्ट्रीय हित या पब्लिक ऑर्डर, तो वही आधार है, उसके अलावा कोई आधार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसी को एक तरह से आधार बनाकर जो अनुच्छेद 19 है उसका एक तरह से जो आधार है उसको सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो अधिकार है वो हम एक तरह से एकल व्यक्ति या कह सकते हैं इंडिविजुअल के खिलाफ भी एक तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी रूप में आप देखें अनुच्छेद 19 के उपयोग को आगे बढ़ाएगा। अगर हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का 1950 का जो मामला है उसमें अगर हम देखें ए के गोपालन की बात करें तो कम्युनिस्ट नेता थे, उनकी जो गिरफ्तारी है वो एक तरह से प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी जो एक तरह से निषेध निवारक हमारा कानून है, खासतौर से अगर हम 1950 के कानून की बात करें उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। यानी उनको एक तरह से कह सकते हैं कि एडवांस में गिरफ्तार कर लिया गया, किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना हो पाए उसके लिए एक तरह से रोकने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से अदालत का दरवाजा खटखटाया और निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अनुच्छेद 21 की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात है वो एक तरह से प्रतिबंधित हो जाती है। यानी एक अपवाद यहाँ पर अपवाद ये है कि अगर कोई प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश है तो उसके अनुसार आप देखें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक तरह से रोका जा सकता है। तो ये स्थिति एक तरह से ए के गोपालन मामले में बन रही थी
और उसी निर्णय में आप देखें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो न्यायालय हैं उन्हें कानूनी जो मानक की उचित प्रक्रिया है उसे लागू कराने की आवश्यकता एक तरह से नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें 1950 का जो प्रिवेंशन डिटेंशन का कानून था उसको कोर्ट ने एक तरह से वैध कहा, लेकिन उसका जो सेक्शन 14 था उसको रद्द कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा यह कहा गया था प्रावधान में कि जो भी व्यक्ति नजरबंद किया जाएगा उसको उसके कारण नहीं बताए जाएंगे। तो ये एक तरह से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था। तो ये कोर्ट ने जरूर माना। ये जो कानून की उचित प्रक्रिया है उसको लागू कराने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से कोर्ट की है। ये एक गोपालन मामले में कहीं ना कहीं माना नहीं गया। इसी निर्णय को एक तरह से आधार रूप में और आगे विस्तारित करते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि राज्य के खिलाफ अधिकार है, हम अनुच्छेद 19 का जो स्थिति है वो व्यक्तिगत एक तरह से साथ में यानी इंडिविजुअल व्यक्ति है उनके साथ में भी जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल रूप में आप देखें कि अधिकारों को केवल राज्य के खिलाफ लागू किया जा सकता है, और ये स्थिति आप देखें न्यायालय कह रहा है कि समय के साथ बदल रही है। प्रारंभिक स्थितियां केवल राज्य के साथ में थी, बाद में कुछ और कह सकते हैं प्राधिकरण या संस्थाओं के साथ बनी, कुछ कह सकते हैं ऐसी संस्थाएं जो राज्य की थी उनके साथ जोड़ा गया, और बाद में आप देखें कुछ सरकारी संस्थाएं, कुछ सरकार के समर्थन से चलने वाली संस्थाएं। केवल स्टेट या सरकार का जो पक्ष था वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो आज से 30-40 साल पहले जो स्थितियां थी अब नहीं है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि व्यक्तिगत या जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ प्रक्रिया में लाना पड़ेगा। हम केवल राज्य के साथ में ही जो संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं उनके उल्लंघन के लिए नहीं जा सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप में भी जा सकते हैं। तो किसी एकल व्यक्ति के साथ में स्थितियां बननी चाहिए, और ये समय के साथ होने वाला एक परिवर्तन है जिसको यहाँ पर मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2017 में के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार का जो मामला है उसको भी एक तरह से आधार बनाया, और इसमें आप देखें 9 न्यायाधीश की जो बेंच है उसने सर्वसम्मति से निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बनाकर रखा। यहाँ पर आप ध्यान रखें भारत सरकार ने स्वयं एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि निजता का अधिकार एक तरह से नागरिक के खिलाफ है। तो एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ में निजता के अधिकार को लेकर जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के खिलाफ आप मौलिक अधिकार के हनन की स्थितियों को नहीं आगे ला सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एकल व्यक्ति है वो किसी भी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के लिए अधिकार क्षेत्र में आ चुका था, अगर हम बात करते हैं निजता के मौलिक अधिकार की। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2017 के निर्णय में केंद्र सरकार ने इस स्थिति को खुद ही माना है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 19 को विस्तारित कर रही है, और इसमें आप देखें तो कुछ विदेशी न्यायालय के जो निर्णय है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखित किया है। जैसे अगर हम ऐतिहासिक न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन का मामला देखें, यहाँ पर जो मामला था उसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मानहानि का जो कानून था वो एक तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ लागू किया गया था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के साथ में असंगत था। और निर्णय में प्रमुख रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार दिया था, और हमें प्रमुख रूप से वही समझना है। आधार यह था कि जो भी एक तरह से ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण होता है, यानी अगर हम बात करते हैं लंबवत एक तरह से दृष्टिकोण और क्षैतिज, तो 2 तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं लंबवत एक तरह से दृष्टिकोण, तो इसमें राज्य के विरुद्ध एक तरह से कानून को लागू करने की बात है। और जब हम बात करते हैं क्षैतिज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नागरिक भी एक तरह से शामिल हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत, तो केवल राज्य के साथ में हमारी स्थिति बनती है, यानी अगर हमारे किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है हम राज्य को एक तरह से पार्टी बना देते हैं। लेकिन अगर हम कानून को क्षैतिज रूप में विस्तारित करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जो सामान्य नागरिक है वो भी एक तरह से शामिल हो जाता है। और इसी आधार को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित किया है कि अब हम क्षैतिज आधार पर स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं, तो केवल राज्य नहीं नागरिक के साथ में भी आप देखें जो भी संवैधानिक एक तरह से अधिकार है उनके उल्लंघन होंगे तो नागरिकों के खिलाफ भी अपील एक तरह से हो सकती है। अब इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम आप देखें तो काल्पनिक रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एक तरह से डॉक्टर है उसके खिलाफ निजता के अधिकार को लेकर हम कानूनी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके खिलाफ मुक्त भाषण के अधिकार को लेकर हम किसी तरह से मामला बनाकर कोर्ट में जा सकते हैं। या आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जीवन के अधिकार को अगर हम देखें तो अगर हम क्षैतिज रूप में उसे लागू करते हैं नागरिक के स्तर पर, तो अगर किसी नागरिक के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है तो यहाँ पर क्या है मामला उसके खिलाफ बन सकता है। कारण जब हम स्वच्छ पर्यावरण की बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हमें यहाँ पर मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ एक तरह से कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं
कि अगर किसी नागरिक के द्वारा प्रदूषण यहाँ पर फैलाया जा रहा है और उससे आप कह रहे हैं कि वायु प्रदूषित हो रही है, तो आप उस नागरिक के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अभी तक क्या था, आप एक तरह से राज्य के साथ में, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य जो भी कह सकते हैं हमारी कार्यपालिका है, उनके साथ में आप मामला बनाते थे, उनको एक तरह से पार्टी बनाते थे। अब आप इस नागरिक के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि बड़ी खबर के माध्यम से आप किसी विशेष विषय के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो समीक्षा है, वो प्राप्त कर रहे हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।